हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी पर कैसे होमो सेपियंस आया, कैसे इकोसिस्टम का निर्माण हुआ, फ्लोरा और फौना कैसे आया, बायोस्फीयर क्या है, प्लांट किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम क्या है, और अलग अलग जो ग्रास लैंड हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, उस सब का वेजिटेशन के बारे में। और अंतिम में हम जानेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। उसके बाद ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम के बारे में हम जानेंगे, और सरकार और लोग जो है कैसे इसको सुरक्षित रखने के लिए, इकोसिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या था। पृथ्वी एकदम उजाड़ था, एक बायरन प्लेनेट था, यहाँ कोई जीव का अस्तित्व नहीं था। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स आवर अर्थ वाज ए बैरन प्लेनेट विदाउट एनी लाइफ। उसके बाद क्या होता है कि वाटर बॉडीज में फ्लोरा वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस होता है, उनका उद्गम होता है, वो अस्तित्व में आते हैं। और फिर फ्लोरा से फौना वर्ल्ड का गठन होता है, फौना वर्ल्ड अस्तित्व में आते हैं। तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ appeared in the water bodies belonging to the flora world, that is the plant kingdom. Gradually the plant life gave way to another form of life which is known as fauna kingdom. तो इस तरह से आया। अब उसके बाद हम समझ सकते हैं कि मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट के साथ मिला करके जो एक रिलेशनशिप बनाता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और सबसे पहले जो मनुष्य जिस रूप में पृथ्वी पर आया उसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये समझना है कि आवर अर्थ वाज ए बैरन प्लेनेट। पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आवर अर्थ वाज ए बैरन प्लेनेट। उसके बाद क्या होता है तो फ्लोरा वर्ल्ड का अस्तित्व होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड इन द वाटर, पानी वाटर बॉडी में फ्लोरा वर्ल्ड का अस्तित्व मन उद्भव होता है। उसके बाद प्लांट लाइफ गेव वे टू अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ व्हिच इज नोन एज फौना। तो इसके बाद फ्लोरा किंगडम के बाद एनिमल किंगडम अस्तित्व में आया। और इकोसिस्टम कैसे बनता है तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन और इन्वायरमेंट मिला करके जो आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा होमो सेपियंस शब्द की चर्चा की गई है। तो फर्स्ट अपीयर्ड ह्यूमन बींग्स के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। अब लिविंग जोन में क्या होता है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, तो उसमें दो किंगडम अस्तित्व में आते हैं। एक होता है हमारा प्लांट किंगडम, दूसरा होता है हमारा एनिमल किंगडम। तो पृथ्वी पर जो बायोस्फीयर है उसमें उसको दो पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया हमारा प्लांट किंगडम, दूसरा हो गया एनिमल किंगडम। मैन हैज अल्टर्ड द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नीड। अपने ज़रूरत के हिसाब से मनुष्य ने पर्यावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो बायोस्फीयर में कौन कौन चीज़ सब हो गया, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो गया। और वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर को सहयोग भी करते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्लांट किंगडम पर। तो डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट है पृथ्वी पर, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, और मतलब बूसेज है, सर्व्स है। तो ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। और क्यों वेरी करता है तो ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। कहीं पर हम देखते हैं बहुत गर्मी है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है लंबे, तो वहाँ पर लंबे लंबे वृक्ष हो जाएंगे जहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी। और कहीं पर हम देखते हैं कि धूप बहुत तेज़ है लेकिन पानी बहुत कम है, तो वहाँ डेजर्ट हो जाएगा। कहीं पर जो वर्षा 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा होगी तो वहाँ पर देखेंगे कि घास का मैदान होगा। और जहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश होगी तो वहाँ पर घास का मैदान होगा, लेकिन मुलायम का घास मैदान होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो जोन है वहाँ पर अलग अलग तरह का आपको मिलेगा, ये वेजिटेशन मिलेगा। तो डिफरेंट वेजिटेशन हम दुनिया के अलग अलग हिस्से में पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग है। अब वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, दुनिया में जो अलग अलग वेजिटेशन बेल्ट की बात करें जिसमें हम फ्लोरा और फौना का अध्ययन करेंगे, तो हो गया सबसे पहले हम मैंने प्लांट किंगडम की अभी बात कर रहे हैं। तो उसमें हो गया ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टेम्परेट सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक हो गया। अब इसमें
समझना है कि पृथ्वी हम ले रहे हैं ना, तो पृथ्वी के बीचों बीच एक जो रेखा खींचते हैं वो इक्वेटर हो गया, ऊपर के तरफ हो गया उत्तर तरफ, तो 23.5 ट्रॉपिकल रीजन जो हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, और इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ हो गया, तो इक्वेटर के दोनों तरफ 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। तो हम कह सकते हैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का, तो ये हो जाएगा आपको 10 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं मतलब ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा 10 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, और साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा 10 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक। यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, और उसके बाद ये जो पेड़ होते हैं अपना पत्ते को गिरा देते हैं, शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। अब इसमें जो क्षेत्र की बात करें कहाँ कहाँ ये बन पाया जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपको इंडिया, चाइना, ईस्टर्न ब्राज़ील एक्सेट्रा जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बन पाया जाता है। और पेड़ की बात करें कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो इसमें आ जाएगा साल, टीक, बम्बू एक्सेट्रा। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं ग्रासलैंड का, तो ग्रासलैंड में एक आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट फॉरेस्ट के बीच में अवस्थित है। तो हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि वर्षा की बात करते हैं, तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। द ग्रासेस ऑफ दीज रीजन्स आर वेरी रफ, थिक एंड टॉल। बड़े लंबे लंबे घास होते हैं, मोटे घास होते हैं और बड़े कठोर घास होते हैं। अब तो इसका कुछ कॉमर्शियल यूज सभी शुरू हो गया है कागज़ उगज बनाने के लिए, नहीं तो मतलब कॉमर्शियली बहुत फिट ये नहीं होता था। और उदाहरण की बात करें तो कैंपास जो है ब्राज़ील में इस ग्रासलैंड का उदाहरण है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड का, तो 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ होता है। और अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट को परिभाषित किया गया है वास्ट एरिया which has less vegetation due to very scanty rainfall is commonly known as desert। अब डेजर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा हॉट डेजर्ट और दूसरा होता है हमारा कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ पर जो हॉट डेजर्ट होता है वो these are mostly located on the western margin of the continent where temperature remains very high throughout the year। आप देख सकते हैं कि किसी कॉन्टिनेंट के पश्चिम भाग में ये पाया जाता है। और सम इम्पोर्टेंट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द सहारा डेजर्ट अफ्रीका। तो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, भारत का थार डेजर्ट और साउथ अमेरिका में आटाकामा। और अगर हम हर्ब्स की बात करें यहाँ पर कौन कौन सा वेजिटेशन होता है, तो कैक्टस, सर्व्स, आबूसेस आर द कॉमन वेजिटेशन ऑफ दिस एरिया। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कोल्ड डेजर्ट का, तो कोल्ड डेजर्ट में आता है जो पोलर रीजन में जो जहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत कम रहता है वहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो वहाँ का जो क्षेत्र बनता है वो कोल्ड डेजर्ट होता है। अब इसमें मॉसेज, लाइकेन जैसे वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया जो रूस में है या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा में इस तरह के कोल्ड डेजर्ट को हम देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे भी इसके अलावा भी कुछ हम फॉरेस्ट की चर्चा करेंगे। तो इसमें आता है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, another type of vegetation which is common in the continental interior of the high latitude as well as high altitude area of Asia, Europe, North America, South America and New Zealand are known as taiga। तो इसमें जो हम अदर वेजिटेशंस की बात करेंगे तो उसमें आएगा टैगा, कोनिफोरस फॉरेस्ट। अब कोनिफोरस फॉरेस्ट कैसा होता है, इसके जो कोनिफोरस फॉरेस्ट इसको क्यों कहते हैं, तो कोनिफोरस फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं कि कोन बियरिंग ट्रीज होता है। द ट्रीज आर आल्सो कोनिकल इन शेप एंड हैव वेरी सॉफ्ट वुड। लेकिन इसके जो लकड़ी होते हैं बहुत मुलायम होते हैं। कनाडा सब में या ठंडे वाले जगह सब में जो इसके लकड़ी का कागज उगज में
बहुत यूज होता है। दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स। द coniferous forests are more uniform and consist of pure stand of few species. The main trees are pine, fir, spruce, larch, etc. तो इस तरह से कोनिफोरस फॉरेस्ट में हम देख सकते हैं कि इसके आज मेन वेजिटेशंस होता है, मेन ट्री है तो उसका नाम के रूप में हम समझ सकते हैं पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च एट्सेट्रा। अब हम चर्चा कर रहे हैं एनिमल किंगडम का। तो एनिमल जैसे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का वेजिटेशन पाया जाता है, अलग अलग तरह का, तो वहाँ पर हम यहाँ पर एनिमल भी में भी डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं। और जो अलग अलग जो एनिमल किंगडम में अगर हम नाम लें तो हो सकता है दिस कैन बी बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स। द एनिमल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो वेरिएशन होता है उसके कारण हम जो एनिमल में भी वेरिएशन देख सकते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जीव जंतु हमको मिल सकते हैं। अगर हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करें जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है, वहाँ पर के वृक्ष भी बहुत बड़े और घने जंगल पाए जाते हैं। तो ऐसे रीजन में जो जानवर सब पाए जाते हैं, द कॉमन एनिमल फाउंड हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंकीज, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स एंड इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स लाइक आर्माडिलोज, स्नेक्स एट्सेट्रा। इसके बाद अगर हम ग्रास लैंड की बात करेंगे, इन द ग्रास लैंड द नंबर ऑफ एनिमल इज लेस एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द लेस वेजिटेशन। यहाँ के कॉमन एनिमल हो गए लायन, चीता, लियोपोर्ड, डियर, रेबिट। और पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमको मिलेगा पेंगुइन, पोलर बियर, याक, फॉक्स एट्सेट्रा। तो इस तरह से हम एनिमल में भी डाइवर्सिटी देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन इम्पैक्ट का ऑन द इकोसिस्टम। तो हम क्या देख रहे हैं कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है और जंगल को काटे जा रहे हैं। मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, हैबिटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योग के लिए, कृषि के लिए, आवास के लिए मनुष्य जंगल को काटते जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। This is having a far-reaching effect on the human being in the wildlife community. A few species like tigers, lions, etc. are already facing the danger of extinction. बहुत सारे ऐसे जीव हैं, ऐसे प्रजाति के जीव हैं जिनका या तो लुप्त हो गया है या लुप्त के कगार पर है। Pollution level in different countries is rising alarmingly and there is a considerable rise in the global temperature. ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। अगर प्रदूषण बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी होगा। पूरे विश्व पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। ए फ्यू ग्लेशियर हैव आल्सो स्टार्टेड मेल्टिंग इन द पोलर आइस कैप्स। और अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर सारा जो बर्फ़ है पिघल जाए तो समुद्र तल का लेवल क्या हो जाएगा, नदियों का अस्तित्व क्या हो जाएगा। बहुत सारी नदियाँ जो ग्लेशियर से निकलती हैं, अगर ग्लेशियर ही नहीं बचेगा तो नदी कैसे बचेगी। अगर गंगोत्री ही नहीं बचेगी तो गंगा कैसे बचेगी। तो ये बातें दिक्कत हैं। इट इज़ हाई टाइम दैट मैन शुड रियलाइज हिज मिस्टेक एंड स्टॉप टेम्परिंग विथ नेचर। In order to maintain ecological balance, afforestation should be taken of a large scale, hunting of animals should be strictly banned। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो जानवरों का शिकार बंद होना चाहिए, पेड़ पौधों को काटने पर जो है सो बैन लगाना चाहिए और जो अलग अलग तरह के जीव हैं, प्रजाति के जीव हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए। गवर्नमेंट ने काम भी किया है भारत में, हम देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब हम देख सकते हैं। These are a few measures to maintain ecological balance of the environment. Many non-governmental organizations have also come forward to help in protecting different type of animal species. अपने लालच के लिए मनुष्य पेड़ पौधा सबको काटते जा रहा है, जंगल सबको सुद्धा करते जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो इससे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए अब सरकार भी जागरूक हुई है और बहुत सारे जो NGO हैं उसको भी इस पर काम कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा बहुत सारे जो जीव हैं उनके हंटिंग पर बैन लगाया गया है। उसके अलावा
सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये सब